हम्म, तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोगों ने अभी तक क्लास 9 कंप्लीट किया, क्लास 10 कंप्लीट किया, क्लास 12 कंप्लीट किया, ठीक है। फिर क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का हमने स्टार्टिंग का 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आज जो हम करने वाले हैं चैप्टर 5 है क्लास 11 का एनसीईआरटी का, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ठीक। तो नॉर्मली क्या होता है कि कैपिटल जब हम वर्ड यूज करते हैं ना, तो उन सेंटेंस के लिए हम उस चीज के लिए यूज करते हैं जिसका हम यूज कर पाए। जैसे एग्जांपल लिया जाए कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है कि वैसा चीज जिससे कि हम कुछ और बना सकते हैं, ठीक ना। मतलब क्या, जैसे मान लिया जाए मैं ये बोलूं कि तुम्हारे पास मान लिया जाए कि 1000 रुपीज है, ठीक है। इन्वेस्ट करोगे, कुछ बनाओगे, फिर उसको सेल करोगे, कुछ अर्न करोगे प्रॉफिट, ठीक है। इस केस में तुम्हारा वो कैपिटल है ये, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कोई चीज कैपिटल होता है या नहीं होता है, कोई परमानेंट नहीं होता है, ठीक। जैसे जब मैंने क्लास 12 का बताया था तो मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल दिया था क्या, इंटरमीडिएट गुड्स का और फाइनल गुड्स का, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मान लिया जाए तुम आटा खरीद रहे हो, ठीक है। अगर मान लिया जाए तुमने आटा खरीदा है घर में खाने के लिए, ठीक है, के लिए खरीदा है, घर के लिए खरीदा है, ठीक है। वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि तुम उसका आटे का यूज करोगे घर के अंदर, ठीक है, खुद खाओगे। लेकिन वही अगर मान लो किसी रेस्टोरेंट वाले ने वो आटा खरीदा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो उसका इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सर्व करेगा और पैसे अर्न करेगा, ठीक है। उसके लिए वो क्या, वो आटा क्या कैपिटल है। क्लियर है? एक तरह से इंटरमीडिएट गुड्स है। ये चीज समझ में आया कि नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस। हेलो, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स देखो मेनली क्या होता है कि इकोनॉमिक्स में दो टाइप का गुड्स होता है, होता तो बहुत सारा है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे दो ले रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या, देखो मेनली एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से क्या मतलब पता चल रहा है, इंटरमीडिएट मतलब क्या, किस चीज का बीच का, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक। एक होता है मेरा क्या, फाइनल गुड्स। अब इसका एग्जांपल यहाँ समझो। मान लिया जाए कि ये कोई सामान है, मान लो एग्जांपल आटा है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स वैसा गुड्स होता है जिसको कि क्या होता है कि आप उसका यूज करके कोई और गुड्स बना रहे हो, ठीक। नाम में क्या इंटरमीडिएट मतलब क्या, बीच का, जो बीच का स्टेज होता है उसको इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या होता है, स्कूल आप कंप्लीट करते हो, क्लास 10 हो गया, ठीक है। फिर कॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर बोलते हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बीच का स्टेज होता है स्कूल और कॉलेज के बीच का, ठीक है। क्लियर? इस तरफ उसी टाइप से क्या होता है, जो इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है ना, वो क्या होता है, वैसे टाइप का गुड्स होता है, इसका यूज करके हम फाइनल गुड्स बनाते हैं, ठीक। जैसे आटा हो गया। अब लेकिन ये जो डेफिनेशन है ना कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस, तो ये बता दो, ये क्लियर हुआ कि नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस। फाइनल गुड्स क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग खुद के उसको कुछ नहीं करना पड़ता, तो फाइनल गुड्स उसको हम लोग फाड़ के खा लेंगे, बात खत्म है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, उसका डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं करते, उससे कुछ और बनाते हैं फिर वो कंज्यूम करते हैं। क्लियर? इसको जैसे फाइनल गुड्स को ऐसे समझ सकते हैं हम लोग क्या, कि मैगी समझ लो, ठीक है। मैगी क्या हुआ, तुमने खरीदा, पानी में डाला, उबाला, खा लिया, ठीक। लेकिन आटा जो हुआ एग्जांपल, वो क्या हुआ, उसको तुमने खरीदा, फिर तुम उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। आटा तो खाते नहीं हो ना तुम, आटा खाते हो क्या, नहीं ना। आटा क्या हुआ यहाँ पे, इंटरमीडिएट गुड्स हुआ, क्योंकि उसकी हेल्प से तुम कुछ और बना रही हो, और वो जो रोटी तुम्हारा बनेगा वो तुम्हारा फाइनल गुड्स होगा। क्लियर हुआ इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस। हेलो, हेलो, कंफर्म कर दो तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। हेलो, ठीक है, चलो फिर। तो अब समझ, अब लेकिन ये जो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस है ना, ऐसा नहीं है कि कोई ठप्पा नहीं है, कि अगर मान लो, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर, ठीक। जैसे एग्जांपल आटा का ले लो। अब जैसे मान लिया जाए आटा तूने अगर घर के लिए लिया है, ठीक है। अगर मान लिया जाए आटा तूने घर के लिए लिया है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, तुम्हारा फाइनल कंजप्शन हो जाएगा। लेकिन वही अगर मान लो किसी रेस्टोरेंट वाले ने वो आटा खरीदा है, तो वो क्या करेगा, उस रेस्टोरेंट वाले के लिए वो आटा क्या, एक टाइप से इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ और बनाएगा फिर उसको बेचेगा। क्लियर? समझ में आया चीज? क्लियर? तो क्या होता है, ये जो गुड्स जो होता है वो फाइनल कोई ठप्पा नहीं होता कि ये हो गया तो ये हमेशा यही रहेगा, ठीक। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर। क्लियर है? हम्म। तो उसी टाइप मेरा क्या होता है, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है, जैसे मान लिया जाए तुमको एक कार बनाना है, ठीक है, कार बनाने का इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना है, ठीक। रेलवे का जो बॉगी वगैरह होता है ना, रेलवे का जो मतलब वो मान लो कोचेस वगैरह होता है, ठीक है। तो रेलवे का जो कोचेस वगैरह है, अगर मान लो वो तैयार करना है, ठीक है। या मान लो एयरक्राफ्ट तैयार करना है, ठीक। तो मान लो कुछ भी तुम्हें तैयार करना है, तो क्या होता है कि अब मान लो तुम्हें ये तैयार करना है, तो उसके लिए तुम्हें रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो तुम्हें कार बनाना है, तो क्या तुम्हें आयरन शीट चाहिए, ठीक है। रेलवे का बॉगी लोहा चाहिए, आयरन चाहिए, मतलब ठीक है, ये सब चीज चाहिए तुम्हें। तो ये सब चीज क्या होता है, ये सब चीज तो अचानक से मिलेगा नहीं, तो ये सब जो रॉ मटेरियल हुआ, उसको प्रिपेयर करने के लिए भी तो कोई इंडस्ट्री चाहिए ना मेरे को, ठीक है। तो वो उस टाइप का इंडस्ट्री जो होता है, हैवी आयरन स्टील इंडस्ट्री जो होता है,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल गुड इंडस्ट्री, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है, ठीक ना, स्टील इंडस्ट्री या आयरन इंडस्ट्री, अब मान लो उसने स्टील बनाया या आयरन बनाया, अब सिर्फ मान लो वो स्टील आयरन बना रहा है, तो उस स्टील आयरन का तुम डायरेक्टली यूज कर सकती हो कहीं पे, उसका मतलब खुद का कुछ यूज नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो मान लो एग्जाम्पल मन में क्या है, घर बनाने में यूज होता है, लेकिन घर बनाने में यूज होता है, लेकिन वो भी तो क्या है ना, उसको भी तो किसी और चीज के साथ यूज करते हैं ना हम लोग। थोड़ी आयरन का ऐसे बांध के आयरन को ऐसे गाड़ गाड़ के उसमें रहना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, आयरन और स्टील जो इंडस्ट्री हो गया, ये क्या होता है, ये हैवी इंडस्ट्री कहलाता है, कैपिटल इंडस्ट्री कहलाता है। क्योंकि ये क्या होता है, एक तरह से इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है, क्लियर। ये इंटरमीडिएट गुड्स है क्यों, क्योंकि इससे जो कैपिटल बनेगा मेरा, या इससे जो सामान बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग जो होगा, वो इंडस्ट्री, क्लियर है। ये चीज क्लियर हुआ कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम लोग कैपिटल इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सामान बनेगा, इसका जो आउटपुट होगा, देखो सिंपल सा तरीका क्या है ना समझने का, अगर मान लो कोई इंडस्ट्री कुछ बना रहा है, ठीक ना, अब वो जो सामान आउटपुट जो बना रहा है ना, अगर मान लो वो किसी और इंडस्ट्री को डायरेक्टली तुम कंज्यूम कर सकते हो, वो क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा फाइनल गुड्स। एक कॉमन एग्जांपल तो लेस का, लेस हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब लेस क्या तुम्हारा बताओ, इंटरमीडिएट गुड्स होगा कि फाइनल गुड्स होगा, फाइनल गुड्स होगा, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं है, खरीदना है, फाड़ना है, खा लेना है, क्लियर है। लेकिन एग्जाम्पल देखा जाए एक टाइप से, तो मैगी का, ठीक है, तो मैगी क्या है कि तुमने खरीदा, फाड़ा, खा लिया, ऐसे तो हो नहीं सकता, उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। वही बात होता है कि इसको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये क्या होता है, डायरेक्टली तुम यूज कर सकती है, तो सेम डिफरेंस यहाँ पे होता है। एक टाइप से रफ एग्जाम्पल मैंने समझाया, लेकिन जो मेन था वही कि अगर मान लिया जाए किसी इंडस्ट्री का सामान है, वो किसी और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम कर रहा है, तो वो मेरा क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे कैपिटल का मतलब समझ में आया, कैपिटल का मतलब क्या होता है, वैसा सामान जिसका यूज करते हैं हम किसी और चीज को बनाने के लिए, ठीक है, जिससे हेल्प से हम कुछ और बनाते हैं, जिसका मार्केट में कुछ वैल्यू होता है। क्लियर ये चीज है ना। हेलो, इज इट क्लियर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलो। यहाँ पे बात किया हमारा ह्यूमन कैपिटल, ठीक ना। तो जैसे क्या होता है कि मान लो कैपिटल मनी है, तुम्हारे पास मनी है, या फिर मान लिया जाए कि तुम्हारे पास, इसको यूज करके जैसे तुम मान लो कि प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, मार्केट में कुछ और चीज बना सकते हो, उसी तरह से क्या होता है, ह्यूमन जो होता है ना, ठीक है, ह्यूमंस के थ्रू कैसे, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, एक बेसिकली क्या होता है, एक हेल्दी इंसान और एक पढ़ा लिखा इंसान, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, एक मान लो कि इलिटरेट लेबर है, ठीक ना, कोई स्किल नहीं, नॉर्मल मजदूरी करता है, लेकिन ये मान लो कि पढ़ा लिखा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो नॉर्मल सा बात है क्या कि ये जो इंसान जो इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, क्लियर है। ऐसे बात मॉनेटरी वैल्यू का नहीं होता है, बात क्या होता है, एजुकेटेड इंसान जो होता है वो हर चीज में सोसाइटी को भी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएगा, आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है क्या, देखो, men's capacity to store and transmit knowledge which he has been doing through conversation, ये सब हुआ। तो वही बात है क्या कि इंसान जो होता है, अभी से क्या होता है, इंसान और बाकी जो जानवर होता है ना, और इंसान, उसमें फर्क क्या होता है, मेन फर्क यही है कि बाकी जो जानवर सब है वो आपस में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते जितना अच्छे से इंसान कर पाता है, ठीक है। तो वही जो मैंने बताया ना कि अभी क्या है, एक जो लेबर होता है ना, तो मान लो कि एडुकेटेड बंदा है, ठीक है, और एक अनएडुकेटेड बंदा है, ठीक है। तो जो एडुकेटेड है वो ज्यादा अच्छे से अर्न कर पाएगा, ज्यादा अच्छे से लाइफ स्टाइल जी पाएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू, या ज्यादा अच्छे से इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर पाएगा एज कंट्रीब्यूट टू जो इलिटरेट पर्सन है। लेबर स्किल ऑफ एन एडुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ एन एडुकेटेड पर्सन, एंड हिंस द फॉर्मर इज एबल टू जनरेट मोर इनकम देन द लेटर। वही बात जो मैंने बताया सी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब एडुकेशन से हम सिर्फ मॉनिटरी, मतलब कोई एक ऐसा इंसान पढ़ा लिखा है और जो इलिटरेट है, ठीक ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एडुकेटेड इंसान जो ह्यूमन कैपिटल है, या फिर जो इंसान जो पढ़ा लिखा जाता है, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्यादा पैसा या फिर जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, सोसाइटी के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर पाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मतलब हाइयर अर्निंग ही दे पाएगा। क्या होता है सोसाइटी के अंदर, जो पढ़ने लिखने के बाद जो उसके अंदर वैल्यूज आता है, जो इथिकल वैल्यूज आता है, जो मॉरल वैल्यूज आता है, जो आइडियाज आता है, ठीक, उस आइडिया को क्या होगा, सोसाइटी में फैलाएगा भी, ठीक, उस आइडिया को अपने फैमिली के बीच में फैलाएगा, जिस सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी में फैलाएगा, ठीक है। ठीक, सोसाइटी के अंदर क्या होगा, क्या मतलब एक मान लो पढ़ा लिखा इंसान, तो नेचुरल सा क्या होता है कि एक विथ रिस्पेक्ट भी उसको मिलता है, ठीक, सोसाइटी के अंदर। तो क्या होता है उसका कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है, और उसका जो सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट तो वही बढ़ता है, ठीक। वो ज्यादा अच्छे से समझ बूझ के अपना चॉइस जो होगा, ठीक है, मार्केट के अंदर वो करेगा। जैसे एग्जांपल मान लो इलिटरेट इंसान है, ठीक ना, उसके पास व्हाट्सएप में कुछ मैसेज आया, ठीक, तो क्या मानेगा, सब कुछ सही मैसेज है, उसको फॉरवर्ड कर देगा, ये मान लेगा सब कुछ कि हाँ ऐसे ही हुआ होगा। लेकिन ये जो पढ़ा लिखा इंसान हो क्या बोलेगा कि अरे नहीं, उसको पता होगा कि कैसे काम करता है सोशल मीडिया, कैसे काम नहीं करता है, तो क्या होगा, उस चीज पे विश्वास नहीं करेगा जल्दी, ठीक है, फैक्ट चेक करेगा वो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, जिससे क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर जो मतलब एक टाइप से रैशनलिटी को प्रमोट करता है वो इंसान।
उसके साथ साथ इनोवेशन होगा, न्यू न्यू आइडियाज आएगा तो उस पर और इम्प्रूव करेगा, इनोवेट करेगा अपने आइडियाज को, वो इस टाइप से और कंट्रीब्यूट करता है। तो बेसिक कोड थी मैं बता दे रहा हूँ, बाकी जो हाईलाइट मैंने किया है ना अंडरलाइन, वो आप पढ़ने से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। इसीलिए क्या होता है कि अब देखो, अब समझ में आ गया क्या कि एक एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होता है। अब देखना एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि क्या होता है उससे कंट्री के अंदर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होता है कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है वो ज्यादा मतलब मान लो कि ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा इकोनॉमी में, अच्छा जॉब्स कर पाएगा, अच्छा स्किल उसके पास होगा, ठीक है, अच्छा स्किल होगा तो अच्छा प्रोडक्टिव काम कर पाएगा वो, तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा वो। सेकंड, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगा, एक अच्छा सोसाइटी बनाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पढ़ा लिखा इंसान, उसको पता होता है क्या कि भैया कचरा फेंकेंगे तो क्या होगा, सोसाइटी हार्म होगा, ठीक है, सोसाइटी हार्म होगा तो फिर अल्टीमेटली पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन होगा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वो टाइप काम नहीं कर पाएगा, सोसाइटी को फायदा होगा। उसके बाद क्या होगा, इन्वायरमेंट को फायदा होगा उससे, क्लियर है। फिर जो क्राइम व्राइम है सोसाइटी का वो भी कम होगा हमारा, ठीक है। फिर जो वुमेन रिलेटेड रिस्पेक्ट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान मतलब पता होता है कि वो इक्वलिटी बिलीव करता है, तो थोड़ा मोड़ा तो वो चीज हो सकता है, ठीक। और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्लियर। इसलिए क्या होता है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिर और भी अदर इश्यू आता है, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, ये सब चीज के लिए भी क्या होता है, पॉपुलेशन नॉर्मल सा बात है कि जो पढ़ा लिखा फैमिली है या फिर जो पढ़ा लिखा परिवार है उसमें कम चाइल्ड होते हैं एज कम्पेयर टू जो मतलब ज्यादा कम पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। तो वही इकोनॉमिक्स हैव स्ट्रेस्ड the need for expanding education opportunities in a nation as it accelerates the development process, ठीक। ऐसे क्या होता है, अगर मान लो कंट्री के अंदर एजुकेशन प्रमोट किया जाए तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक फायदा होगा कंट्री को, ठीक है। इन्वायरमेंट अच्छा होगा, सोसाइटी अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो क्लाइमेट चेंज का इशू हो रहा है उसको टैकल करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। फिर वुमेन्स का सिक्योरिटी अच्छा होगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अल्टीमेटली ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, क्या है, जैसे कंट्री के अंदर क्या होता है, फिजिकल कैपिटल होता है, फिजिकल कैपिटल क्या बोल सकते हो, तो मनी बोल सकते हो, ठीक है। अगर है स्टील है, गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद मान लो तुम्हारे पास लैंड है, ठीक है, ये सब तुम्हारा क्या होता है, फिजिकल कैपिटल है, ठीक है। तो हमने जब पहला क्लास किया था तो हमने क्या देखा था कि कुछ भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेटिव, ठीक है। तो ये लैंड तुम्हारा फिजिकल हो गया, ठीक है, लेबर एक टाइप से ये हो गया। तो जैसे हम क्या करते हैं, फिजिकल जो मेरा कैपिटल होता है उसका यूज करके हम लोग कुछ प्रोड्यूस करते हैं और बाद में उसको सेल करके इकोनॉमिक बेनिफिट लेते हैं, उस टाइप से क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल के थ्रू भी हम इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लिया, जो एक पढ़ा लिखा इंसान है जो कि डॉक्टर है, ठीक ना, तो ज्यादा अच्छा सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पा रहा है एज कम्पेयर टू मान लो कोई कम मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर अपने आप में ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मतलब सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी में हेल्प कर रहा है। वो एक टीचर है, ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक। So just as a country can turn physical resources in like land into physical capital factories, जैसे वो लैंड को फिजिकल मतलब फैक्ट्री में कन्वर्ट कर सकता है वहां पर, ठीक। उसी तरह क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज नर्स बना सकता है किसी को, ठीक है। फार्मर्स, कोई मान लो कि एक फार्मर है जो कि नॉर्मल तरीके से खेती कर रहा है, लेकिन कोई फार्मर इसने कुछ स्किल लर्न किया, वो मान लो ड्रोन के हेल्प से काम कर रहा है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया उसने, जो क्या कहते हैं उसको, इरिगेशन मेथड्स अडॉप्ट किया उसने, ठीक है। वन ड्रॉप वाला वो जो होता है ना, वो इरिगेशन फार्मिंग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, तो क्या हुआ कि अल्टीमेटली उसका फार्मिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। क्यों बढ़ा प्रोडक्टिविटी उसका, मान लो एक नॉर्मल फार्मर है, ठीक ना, वो नॉर्मली अपना खेती कर रहा है, ठीक। लेकिन एक दूसरा फार्मर है, उसने क्या किया, कुछ स्किल ऑनलाइन सीख लिया या फिर कहीं से कुछ स्किल उसने सीख लिया, ठीक। उसका वो क्या कर रहा है, ड्रिप इरिगेशन यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी होता है वो यूज कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। एग्जाम्पल तो नॉर्मल सा बात है, क्या इसने स्किल अर्न किया, ठीक है, तो इसका प्रोडक्टिविटी बस का नॉर्मल पहले सही रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया स्किल का वैल्यू क्या होता है, क्लियर। तो इससे क्या होगा कि ये जो फार्मर हुआ इसने क्या हुआ, खुद को एक ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि उसके पास नॉलेज आ गया, तो उस नॉलेज का यूज करके वो अब क्या कर रहा है कि अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, क्लियर है। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल क्या होता है, एक इंसान है, ठीक है। नॉर्मल मान लो एक इंसान है, ठीक, तो नॉर्मल एक पर्सन है, ठीक है। अगर मान लो एक अच्छा एजुकेशन इसको मिला, अच्छा स्किल मिला, तो क्या होगा, इसका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गया। अब इसका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गया तो क्या हुआ, ये अपने आप में कैपिटल बन गया। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है। हेलो, हेलो। हाँ, एक बार वो मैं पीडीएफ दे दूंगा, ठीक ना, लाइन वाला का पढ़ लेना तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लाइन वाला लाइन तो हर चीज पढ़ना पॉसिबल नहीं होता ना, जो कोड थीम हो रहा है ना, कोड थीम वो बता दे रहा हूँ सब कुछ अच्छे से। सेल्फ स्टडी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर कोई ये बोलता है मेरा नोट्स आप पढ़ लो आपको जाएगा, तो बेवकूफ बना रहे थे। तो इसलिए क्या होता है कि अब हम लोग को समझ में आ गया क्या कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो टीचिंग फील्ड हो, चाहे साइंटिस्ट फील्ड हो, सब जगह होता है, क्योंकि उसने लर्न किया है खुद को, तभी तो वो इनोवेट कर रहा है ना।
इसलिए क्या है, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि जब तक आप उसको एजुकेशन नहीं दोगे, ठीक ना, उसको पता क्या चलेगा। एजुकेशन का मतलब सिर्फ क्या होता है, बुकिश नॉलेज नहीं होता है। एजुकेशन क्या होता है, इंसान को, एजुकेशन क्या करता है ना, इंसान को एक टाइप से अवेयर करवाता है अपने आसपास हो रही घटनाओं के बारे में, जिससे कि वो हर चीजों को रैशनल नजरिए से या फिर सोच समझ सके और हर चीजों के बारे में अवेयर हो सके कि उसके आसपास आखिर हो क्या रहा है। क्लियर है। Investment in education is considered as one of the main source of human capital. There are several other sources as well. ठीक, ह्यूमन कैपिटल का अगर बनाना है किसी इंसान को तो क्या चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए उसको, ठीक, स्किल चाहिए। अगर मान लो किसी इंसान को ह्यूमन कैपिटल कन्वर्ट करना है जिससे वो अच्छे प्रोडक्टिव हो पाए, तो क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छा एजुकेशन देना पड़ेगा, ठीक, उसको अच्छा स्किल देना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है अपने आप में, बहुत अच्छा स्किल्स है मेरे पास, ठीक, क्लियर है, तो मैं इकोनॉमी को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, लेकिन इज दिस इनफ? हेलो, जवाब दो। हेलो, हेलो। ठीक है। हाँ, तो मान लो कि मेरे पास इसको एडुकेशन भी है, अच्छा स्किल भी अच्छा है, लेकिन क्या ये काफी होगा? नहीं। क्यों? अगर मान लो मेरे पास अच्छा एडुकेशन है, नॉर्मल सा बात है, कुछ फायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। तो मतलब क्या कि एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल होने के लिए जरूरी क्या है, अच्छा हेल्थ होना, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो ये तीन चीज होता है कोर थीम, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल का। वो ह्यूमन कैपिटल उसको बोलेंगे जहां पर ह्यूमन कैपिटल अगर आपको किसी इंसान को कैपिटल में कन्वर्ट करना है जिससे वो अच्छा प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन कर पाए, तो उसको क्या क्या देना पड़ेगा आपको, अच्छा अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको, अच्छा स्किल प्रोवाइड करना पड़ेगा, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा जॉब ट्रेनिंग देना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? So, like education, health is also considered as an important input for the development of a nation as much as is important for the development of an individual. ठीक है, जब मैं बताया कि बीमारी रहेगा तो फिर क्या कंट्रीब्यूट कर पाएगा वो, जैसे एग्जांपल, अ सिक लीवर विदाउट एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी इज कंपाइल्ड टू एब्सेंट फ्रॉम वर्क, ठीक है। अगर मान लो कि वो मेडिकल फैसिलिटी अच्छा नहीं है, अगर मान लो उसको बीमार हो गया वो, तो क्या होगा, वर्क से हमेशा गायब रहेगा। तो उसके पास कैपेसिटी है, ठीक है, उसका एजुकेशन भी है, स्किल भी है, सब कुछ है, लेकिन वो बीमार रहेगा तो काम कैसे करेगा, तो उसका तो प्रोडक्टिविटी हो नहीं पाएगा उतना अच्छा। इसलिए हेल्थ, ओ एक सेकेंड, अब ठीक है, चलो, हाँ, तो ये मैंने बताया कि मान लो उसका हेल्थ भी है, एजुकेशन भी, सब कुछ है, लेकिन मान लो कि उसका हेल्थ ही नहीं अच्छा है, ठीक ना, बीमार रहता है, तो वो सब कुछ स्किल होने के बाद भी वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करवा पाएगा, और प्लस उसका ज्यादा खर्चा कहाँ चला जाएगा, हेल्थ केयर के अंदर। तो नॉर्मल सा बात है, उसका मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव नहीं होगा। क्लियर है। तो इसलिए क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपका कंट्री का लोग अच्छा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, ठीक है, उसका ज्यादा प्रोडक्टिव हो, ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा विद एजुकेशन। ये चीज क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो ठीक है। तो ये समझ में आया कि ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए क्यों एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों हेल्थ केयर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, क्यों स्किल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा इसको एजुकेशन, अच्छा स्किल नहीं रहेगा तो उसको चीजों का नॉलेज नहीं रहेगा, तो काम का स्किल नहीं रहेगा तो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और क्लियर, और अच्छा हेल्थ नहीं रहेगा तो वो काम सब कुछ आता है उसको, लेकिन उसके बाद वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग अ गुड ह्यूमन कैपिटल। क्लियर है। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स, ठीक है। जैसे मैं बताया कि अच्छा आपके कंट्री के अंदर अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है, तो क्या होगा उससे कि आपका जो कंट्री के अंदर जो लेबर है वो ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि अब जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कि एग्जांपल मान लो कोई एक स्टेट है, ठीक है, मान लो कि कोई एक स्टेट है, वहां पर क्या है कि हेल्थ केयर सिस्टम उतना अच्छा नहीं, जैसे मान लो कि बिहार, ठीक, मान लो कि कोई वहां पे क्या है कि हेल्थ केयर सिस्टम, मान लो कि दूर दूर, मान लो गांव में कोई बीमार हुआ, ठीक है, तो उसको इलाज करवाने के लिए मान लो सिटी जाना पड़ता है, ठीक, तो क्या होगा, नॉर्मली क्या, वो इंसान मान लो थोड़ा मोड़ा बीमार भी होगा, तो क्या होगा, वो जल्दी जाएगा नहीं, बिकॉज उसको पता होगा कि अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे इलाज करवाने के लिए तो मेरा एक दिन का जो मजदूरी है वो चला जाएगा, ठीक है। इस चक्कर में क्या होगा, वो इंसान बीमार होते हुए काम करेगा, तो एक दिन में अगर मान लो वो 100 kg उठा सकता है, तो उसका प्रोडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगा। ये चीज समझ में आया एग्जाम्पल? क्योंकि अगर मान लो वो जो काम छोड़ के एक दिन इलाज करवाने जाता है, तो उसको क्या होगा, एक दिन का मजदूरी उसका जाएगा, ठीक है। वो मजदूरी ना जाए इसलिए क्या होगा, वो बीमार रहते हुए भी काम करेगा। इसे समझ में आ गया? क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम उसके आसपास नहीं है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल क्या है, मान लो दिल्ली का, ठीक है। अब दिल्ली के अंदर क्या है कि वहाँ गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारे मोहल्ला के अंदर लगभग मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किया है,
अब क्या हो रहा है कि पहले जो इंसान जो वर्कर ये रहा, मान लो ये वर्कर यहाँ पर तो ठीक है, मान लो ये वर्कर अगर मान लिया जाए पहले क्या होता था, कुछ बीमार पड़ा तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता था। अब क्या होगा कि उसको पता है कि अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो मैं एक दिन का मजदूरी जाएगा, आने जाने का खर्चा हुआ वो अलग, ठीक। इसलिए क्या होता था वो अपना कि नॉर्मली बीमार रहते हुए भी काम कर रहा है, प्रोडक्टिविटी उसका कम हो रहा है। लेकिन अब मोहल्ले में क्या उसके पास ही हेल्थ केयर फैसिलिटी आ गया, तो अब क्या होगा, वो नॉर्मली काम करने का उसका मान लो 10 बजे से टाइम है, ठीक है, तो क्या करेगा, जाएगा 1 घंटे अपना काम कर देगा यहाँ पर, ठीक है, अपना दिखा विखा के वापस अपने काम में चला जाएगा। भले ही काम में लेट पहुंचे 2 घंटा, तो 2 घंटे का ही पगार कटेगा, लेकिन पूरा दिन का तो पगार नहीं कटेगा उसका। क्लियर है, शाम को दिखा देगा डॉक्टर को यहाँ से, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी उसके पास में है, उस घर के पास में, जिससे क्या हो रहा है कि उसका जो एक टाइप से, हाँ, तो उससे क्या हो रहा है कि उसका जो प्रोडक्टिव हुआ या फिर जो उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छा मिल रहा है, जिसके कारण कि उसका लेबर प्रोडक्टिविटी पर उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। क्लियर हो गया चीज, हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या नुकसान होता है क्या नहीं, इज इट क्लियर? जहाँ क्लियर ना उसको बताना, ठीक है। अब पार्टिसिपेट करो, डोंट लाइक स्टूडेंट टीचर, ठीक है, नॉर्मली फ्रीली पूछो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन पूछोगे तभी तो लगेगा तुम लोग समझ रहे हो, वरना हाँ सर यस सर करोगे तो फिर लगेगा कि वो बस तो, हाँ। देखो वो अलग टॉपिक है, तुमने जो बोला ना स्टेबल बढ़ने का, ठीक है, उसका आफ्टर क्लास एक बार याद दिलाना, ठीक है, तब मैं वहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। हम्म। तो ये चीज समझ में आएगा क्यों हेल्थ इंपॉर्टेंट, ठीक। तो सिक लेबर उतना कंट्रीब्यूट कर नहीं पाएगा, उल्टा उसका खर्चा ही बढ़ जाएगा। तो खर्चा बढ़ेगा तो और सब चीजों पे इंपॉर्टेंट चीजों पे एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगा। मान लो कि लेबर है, ठीक है ना, अगर मान लो कि वो बीमार पड़ता है, ठीक, अगर मान लो कि उसके आसपास गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, तो मान लो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही है, तो क्या होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, पहला तो क्या होगा कि वो लेबर का उस पूरा दिन का पेमेंट कटेगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल जा रहा है, ठीक है, काम कर नहीं पाएगा उस दिन में। दूसरा क्या होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल जाए तो खर्चा भी उसका पड़ेगा, क्योंकि महंगा होता है हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक। तो जिससे क्या होगा कि वो लेबर अगर मान लो कि अर्न कर रहा है तो उसका मेजर जो पोर्शन है अर्निंग का वो तो चला जा रहा है इलाज करवाने में अपना, ठीक है। तो बाकी जो उसके बच्चों का पढ़ाई लिखाई हुआ, ये सब चीज हुआ, ठीक, खाने पीने का वो मकान का भाड़ा, ये सब हुआ, वो चीज तो अफोर्ड कर नहीं पाएगा, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो और पुअर हो जाएगा ना। तो यहीं पर क्या होता है, इसलिए जरूरी होता है क्या कि वैसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाए, या फिर ऐसे लोग कि जो कि मतलब जिनका वो जो अफोर्ड नहीं कर पाते उस चीज को, फाइनेंशियली उतना वेल ऑफ नहीं है, गवर्नमेंट को उनको प्रोवाइड करवाना पड़ता है, जिससे कि उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, ठीक है। और प्लस प्राइवेट सेक्टर भी अनलिमिटेड अपने मनमानी तरीके से ना वसूलना स्टार्ट कर दे, इसीलिए भी गवर्नमेंट का रूल यहाँ पे आ जाता है क्या कि वो एक तो जो प्राइवेट सेक्टर में जो प्रोवाइड करवा रहा है एजुकेशन और हेल्थ केयर, ठीक ना, उनके ऊपर कंट्रोल लगाना कि वो अपना हिसाब से अनलिमिटेड मतलब कुछ भी मनमाने तरीके से ना ले पाए, और दूसरा क्या कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीजों को उसको फ्रीली अफोर्ड करवाए। ये चीज क्लियर है? गवर्नमेंट का क्या रोल होता है ह्यूमन कैपिटल को प्रमोट करने में? पहला तो ये कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर जो प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, वो सब पे कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। सेकंड, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनको प्रोवाइड करवाना। क्लियर? अब जैसे कोविड के टाइम में क्या हुआ था, एक हॉस्पिटल जो था, ठीक है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल क्या कर रहा था, हर दिन का मतलब 1,80,000 फीस ले रहा था पर डे का रखने का। तो नॉर्मल सा इंसान, एक जो पुअर पीपल होगा वो कहाँ अफोर्ड कर पाएगा एक दिन का 80,000? तो फिर बहुत सारे गवर्नमेंट ने उसको इंटरवीन करके कम करवाया। एम्बुलेंस एक का 5,000 चार्ज कर रहा था, तो गवर्नमेंट ने फिर उसको रेगुलेट किया, ठीक है। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीज द सप्लाई, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, कुछ है नहीं। अब देखो, अब क्या होता है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज लिखा है क्या, अब जो एक्सपेंडिचर होता है ना, तो ऐसा नहीं है जैसे मान लिया जाए कि जैसे मान लिया जाए कि क्या है कि जैसे मान लो कि तुम एक पेरेंट हो, ठीक ना, बच्चे का एडमिशन करवाना है, ठीक, स्कूल में एडमिशन करवाना है। तो अब क्या है, फिर तुम मान लो 10-15 स्कूल में तुम भटकी, ठीक ना, तुमने वहां पे पता किया कौन सा स्कूल अच्छा है नहीं है, ठीक है, तो वो जो एक अच्छा इंस्टीट्यूट या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाया। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया कि वो कैपिटल कहाँ अच्छा फॉर्म होगा उसके ऊपर तुमने खर्चा किया, ठीक है। तो पीपल स्पेंड टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। तो मतलब क्या कि मार्केट के अंदर क्या चीज अच्छा है, ठीक है, मतलब मार्केट रिसर्च के ऊपर, ठीक है, मार्केट में क्या अच्छा है, मार्केट में कौन सा एजुकेशन अच्छा है, कौन सा कोर्स अच्छा है, तो उसके ऊपर जो तुमने खर्चा किया पता होता करने के लिए। क्योंकि देखो वो जो खर्चा तुमने किया ना, वो भी तुम्हें क्या हुआ अल्टीमेटली एट द लास्ट जाकर तुम्हें फायदा मिलेगा। क्यों? अगर तुमने मान लो पता नहीं किया होता, ठीक ना, तुमने मान लो कि तुम्हें पता चला अरे ये स्कूल देख रहा है घर के सामने ये स्कूल है, चलो इस बच्चे का यहीं पे एडमिशन करवा देते हैं, ठीक ना, ठीक है। तो नॉर्मली वो स्कूल अच्छा भी निकल सकता है, बुरा भी निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। लेकिन दूसरा पेरेंट्स क्या, उसने क्या सोचा, अरे नहीं, ये नेट पे सिटी के अंदर, ठीक है, इसका रैंक इतना अच्छा है, इतना अच्छा, इतना अच्छा, इसका फीस इतना अच्छा है,
उसके बच्चों से बात किया, ये सब कुछ किया, तो उसके बाद जाकर उसने डिसाइड किया हाँ ये जो 5th रैंक पे जो स्कूल है ना वो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे सभी फैसिलिटीज हो रहा है, स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है, सब कुछ प्रमोट कर रहा है वो, ठीक है। तो बच्चे का एडमिशन तुमने वहाँ पे करवा दिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि तुमने अच्छा रिसर्च किया, अच्छा स्किल्ड होगा, ज्यादा अच्छा मतलब वो अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि ये जो खर्चा तुमने किया इसे पता करने के लिए भी, उसका फायदा क्या हुआ, उसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि तुम इस पर्सन जिसने रिसर्च नहीं किया या फिर इतना पता नहीं किया उसके कंपेरेटिवली तुम ज्यादा अच्छे से मतलब एक टाइप से एम्पावर होकर निकले हो स्कूल से। तो ये जो खर्चा तुमने किया सब कुछ पता करने पे ना, वो अल्टीमेटली उस खर्चे ने क्या किया तुम्हारे अंदर, या फिर तुम्हारा जो कैपिटल बना उसको एक तरह से पुशअप करने में हेल्प किया, उसको और प्रमोट किया। ये चीज समझ में आया? हेलो। मान लो ये पेरेंट्स है, ठीक है, ये पेरेंट्स है, मान लो दो पेरेंट्स है, ठीक। इसने क्या किया, एक मान लो एक लड़का का रिश्ता है, ठीक ना, तो उसने क्या किया नॉर्मली, हाँ रिश्ता है, उसने शादी फिक्स कर दिया, ठीक है, क्लियर ये। लेकिन दूसरे पेरेंट्स ने क्या किया कि नहीं, जितना लड़का का रिश्ता है उसमें से क्या हुआ 10 लड़का को देखा उसने, ठीक है। अब 10 लड़का देखा, अब नॉर्मल से क्या होता है, लड़का देखा तो क्या होता है कि जब पाँव छूटा तो शगुन देना पड़ता है, तो हर लड़का को मान लो उसने 500 रुपीज शगुन का दिया, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, 10 लड़का जब हो गया, 10 में से फिर किसी एक के साथ उसने अपनी बेटी का शादी करवा दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो टोटल शादी का खर्चा जो होगा ना यहाँ पर, तो उस शादी के खर्चे में ये जो हर 10 लड़का को जो 500-500 रुपए का मिला ना, तो वो भी ऐड होगा ना यहाँ पर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। हाँ तो यही खर्चा का बात यहाँ किया है क्या, कि अल्टीमेटली ये जो 500-500 हर का खर्चा हुआ ना, ये लगभग 5000, तो ये भी शादी के खर्चा में ऐड हो जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी है क्या, कि ह्यूमन कैपिटल कहाँ फॉर्म होगा, पता करने के ऊपर जो खर्चा हुआ ना वो भी उसी में ऐड हो जाएगा। आई थिंक ये वाला एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया ना। तो वही बात है कि चाहे वो फिजिकल कैपिटल हो चाहे ह्यूमन कैपिटल हो, ठीक ना, वो दोनों डिपेंड किसके ऊपर करता है, आपका इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो और किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्या है, नॉर्मली मान लो एक बहुत ही रिच ऑफ फैमिली है, ठीक है, वेल ऑफ फैमिली है, ठीक। एक नॉर्मली मान लो कि मिडिल क्लास है, ठीक है, एक अपर क्लास है एक मिडिल क्लास है। मान लो एक रिच फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली, ठीक ना। तो मान लो इसने क्या बोला कि अरे एजुकेशन में ये करके क्या फायदा, एक काम कर, तुम्हें तो अल्टीमेटली क्या करना है, बिजनेस ही संभालना है ना, ठीक है। तो उसने क्या किया, नॉर्मली क्या बच्चे को नॉर्मली ऐसे जैसा पढ़ता है पढ़ने, तो काम कर लो, अल्टीमेटली बिजनेस संभाल लेना, तो ठीक, नॉर्मली ये अप्रोच रहा, ठीक। दूसरा क्या हुआ, मिडिल क्लास वाला नॉर्मली क्या, उसको पता है कि भैया अच्छा एजुकेशन होगा तो मेरा बच्चा अच्छा करेगा, उसने क्या किया, बच्चे को अच्छे से पढ़ाया, बच्चा अच्छे से पढ़ा, कोटा में पढ़ा, ठीक ना, आईआईटी गया, आईआईटी जाने के उसको माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पास काम पे रख लिया। एग्जाम्पल सुंदर पिचाई या फिर जितने बड़े बड़े ले लिया जाए, सब कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनके फैमिली ने बहुत ही तरीके से मतलब प्रॉब्लम फेस करके सब कुछ अफोर्ड करवाया, ठीक है, वो चीज है। तो नॉर्मली क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि इनके पास पैसे थे इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, इनके पास भी थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने उस चीज को किसी और चीज में इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, इसने किसी और चीज में इन्वेस्ट किया, ठीक। लेकिन इनके बच्चे पूरा दुनिया जान रहा है, क्योंकि ये ज्यादा ह्यूमन कैपिटल है। समझ में आया ये चीज? तो मतलब क्या होता है, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल हो चाहे वो फिजिकल कैपिटल हो, वो मतलब जो वो कैसे इंपावर होगा, कैसे प्रमोट होगा, टोटल डिपेंड करता है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर, कि आप एजुकेशन में कितना खर्चा करते हो, हेल्थ में कितना खर्चा करते हो, या रोड बनाने में कितना खर्चा करते हो। क्लियर है? हेलो। हम्म। अब देखो, अब जो फिजिकल का, अब देखो ये डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल का। समझ लो, अब जो देखो फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है, जैसे रोड हो गया तुम्हारा, ठीक ना, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, ट्रेन हो गया, ठीक ना, ये सब चीज हो गया। तो फिजिकल कैपिटल जो होता है वो क्या होता है, टेंजिबल होता है, ठीक है, मतलब उसको तुम टच कर सकती हो, तुम देख सकती हो, ठीक है, क्लियर है। जो ह्यूमन कैपिटल होता है तुम उसको देख नहीं सकती हो। डॉक्टर जो ऑपरेशन कर सकता है, मतलब ऑपरेशन कर सकती है, लेकिन जो स्किल हो उसका, क्या तुम उसको देख सकती हो? नहीं, ठीक ना, उसको तुम देख नहीं सकती हो। अब जैसे मान लो कोई इंसान एग्जाम्पल बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है ना, एग्जाम्पल, तो तुम पढ़ उसका सर्विस ले सकती हो, लेकिन वो उसका मतलब तुम उसको देख नहीं सकती हो, ठीक ना, तो उसको फील कर सकती हो बट उसको कांट टच इट। तुम क्या एडुकेशन को टच कर सकती हो, तुम क्या मेडिकल सर्विसेज को टच कर सकती हो? नहीं, तो ये क्या होता है, या एग्जैक्टली exactly, हाँ वो नहीं देख सकते। तो ये क्या होता है, मैं ह्यूमन कैपिटल जो होता है इंटेंजिबल होता है, ठीक है। अब देखो फिजिकल कैपिटल जो क्या होता है, कि इंसान ने घर बनाया, ठीक है, कल वो घर बिक गया, नीलामी या किसी और के पास ओनरशिप चला गया उसका, ठीक है, क्लियर। लेकिन जो तो मतलब क्या कि इसमें क्या होता है, जो मतलब कैपिटल जो होता है और ओनरशिप जो होता है, ठीक ना, फिजिकल कैपिटल क्या होता है, जो कैपिटल होता है और जो ओनरशिप होता है, दोनों अलग, दोनों सेपरेट हो सकता है, ठीक है।
मान लो तुमने मेहनत करके एक एम्पायर मतलब घर बनाया, ठीक ना, तो कल को तुमने घर को बेच दिया, तो पहले तुम ओनर तुम थी, अब वो ओनर कोई और हो गया है, ठीक है, तो इसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ पे ये थोड़ी बोल सकता हूँ अरे अरे मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ तो एक काम करता हूँ, जैसे बचपन होता था ना कि मैंने तुम्हें पास कर दिया, ठीक है, तुम्हें पता तुम जाओ, तो डॉक्टर ऐसा थोड़ी बोल सकता है कि अरे नहीं नहीं अरे तुम सुनो, तुम नर्स हो ना, इधर आओ इधर आओ, मैं अपना मतलब डॉक्टरी का मतलब नॉलेज तुम्हें पास कर रहा हूँ, ये लो टच लो, ठीक है, और जाके ऑपरेशन कर दो तुम, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है यहाँ पर जो ओनरशिप होता है ना, और जो मतलब वो होता है कैपिटल, वो अलग हो सकता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो बस यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना। ये दो मेन डिफरेंसेस क्लियर हो गया ना ये चीज। तो वही बात है, हेल्दी इंसान जो होता है ना, वो अपना पर्सनल हाइजीन में मतलब, अब जो इंसान ह्यूमन कैपिटल है, ठीक ना, वो अच्छा एजुकेशन है, उसके बाद अच्छा हेल्थ है, तो क्या होता है उसे खुद का सिर्फ फायदा नहीं होता, सोसाइटी का फायदा होता है, ठीक है। कैसे फायदा होता है कि जो पढ़ा लिखा इंसान है तो क्या करेगा, अपना हेल्थ एंड हाइजीन पे ध्यान देगा, ठीक है, अच्छे सीख देगा अपने फैमिली मेंबर्स को, ठीक, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा, आसपास का एरिया साफ सुथरा रहेगा, उससे लोग इंस्पायर होंगे, ठीक है। तो अपना खुद का फायदा करता है और सोसाइटी का फायदा होता है। हाँ जैसे हाँ हाँ, जैसे नॉर्मली क्या होता है, मान लो आपने कोई अपने मोहल्ले में से मान लो देख लो, कोई होता है ना इंसान कि अपना आसपास के एरिया में पौधा वौधा लगा रहा है, ठीक ना, साफ सफाई कर रहा है, तो उससे क्या होता है, दूसरे इंसान भी देख के तो इंस्पायर होते हैं, तो वो लोग भी करते हैं ठीक ठाक, ठीक है। तो भैया, तो वही बात है कि जो लेबर स्किल होता है वो एडुकेटेड इंसान का ज्यादा होता है, इसका अनएडुकेटेड। और थीम है ना इस चैप्टर का, ठीक ना, एडुकेशन और हेल्थ जैसे हम करता है वो हमने कंप्लीट कर दिया, बाकी जो उसके राउंड ऑफ सर्कल के आसपास ये ज्यादा कुछ है नहीं था, ठीक है। तो एक इंसान का जो एडुकेशन होता है, ठीक ना, एक स्किल जो होता है, हेल्थ होता है, वो डिफाइन करता है क्या कि जॉब मार्केट के अंदर उसको मतलब कितना अर्न करेगा नहीं अर्न करेगा, वही सब चीजें उसके ट्रेनिंग सब पर डिपेंड करता है। तो जो एडुकेटेड इंसान होता है क्या होता है, उसके अंदर रैशनलिटी होता है, ठीक ना, तो क्या करेगा कि रिस्क लेगा, चीजों को समझेगा, उसके बेसिस पे न्यू न्यू थ्योरीज बनाएगा, न्यू न्यू इनोवेशन लाएगा, ठीक है, तो वही सब चीजें। The human capital growth in developing countries has been faster, but the growth of per capita real income has not been the fast. ठीक, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, दो चीज होता है, ठीक है ना, जैसे मान लिया जाए कि एक कोई कंट्री एग्जांपल मान लो यूएसए, ठीक है। अब वहां पर क्या है कि ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है वो, तो वहां पे क्या है कि सब रोड बन चुका है, ऑलरेडी अच्छा अच्छा रोड है, ठीक है, क्लियर। एक है इंडिया मान लो, यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली हर जगह रोड नहीं बना है, ठीक है, तो क्या होगा कि इंडिया के अंदर नॉर्मल सा बात है कि ज्यादा रोड बनेगा, या फिर जो रोड बनने का स्पीड होगा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू यूएसए। इज क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जो डेवलप कंट्री होता है ना, उसके यहाँ क्या होता है, उनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट होता है ना, बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, सबका डिमांड पूरा हो चुका है, तो नॉर्मल सा बात है क्या कि वहां पर बहुत स्लो स्लो बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल मान लो यूएसए के अंदर मान लो एक टीवी बना कार बनाने वाला इंडस्ट्री है, ठीक है, तो नॉर्मल सा क्या है, यूएसए के घर में हर हर आने के बाद ऑलरेडी कार है, तो कार का डिमांड नेचुरल सा बात है वहाँ कम होगा, सिंपल सा बात है, क्योंकि लोगों का डिमांड फुलफिल हो चुका है, ठीक है। लेकिन जैसे इंडिया में क्या है कि बहुत ज्यादा मार्केट बड़ा सा है, ठीक है, तो नॉर्मल सा बात है यहाँ पे कार ज्यादा बिकेगा एज कम्पेयर टू यूएसए के, तो अब ऐसा थोड़ी बोल सकते इंडिया ज्यादा रिच कंट्री है एज कम्पेयर टू यूएसए, क्योंकि देखो देखो इंडिया में ज्यादा कार बिक रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, ठीक है। तो ये गेम होता है जीडीपी का, खैर वो बता दिया था मैंने एक क्लास के अंदर, तो आगे होगा तो और बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मेनली क्या है कि जो क्योंकि देखो डेवलप कंट्री में क्या है कि ऑलरेडी वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल अच्छा है, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ बहुत अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, स्किल केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है, स्किल सेक्टर, तो नॉर्मल सा बात है क्या कि वहाँ पे सभी लोगों के पास ऑलरेडी ये सब चीज है, इसलिए क्या है कि वहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है हर न्यू बंदा जिसको मिले वो कम होगा। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में क्या है कि बहुतों के पास नहीं है, तो नेचुरल सा बात है कि डेवलपिंग कंट्री जैसे यूएसए, ठीक है, मान लो कि 100 लोग यूएसए के अंदर, तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या है कि 95 के पास ऑलरेडी ये सब चीज है, अच्छा हेल्थ एजुकेशन सिस्टम। अब इंडिया है तो इंडिया में हार्डली 10 या 15 लोग के पास होगा ऐसा चीज, तो नॉर्मल सा बात है इंडिया जो होगा अब हर साल मतलब ज्यादा लोगों को स्किल करेगा, तो नेचुरल सा बात है यहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट का स्पीड होगा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू यूएसए के। इसी समझ में आया कि नहीं ये चीज, क्योंकि ये लाइन कंफ्यूज करेगा नहीं तो, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर है, तो इसलिए नए लोग को जो स्किल प्रोवाइड करवाने का स्पीड होगा कम होगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए नए लोग को जो प्रोवाइड करने का स्पीड होगा ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? नहीं समझ में आया तो बताओ, एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ बोलो। एग्जैक्टली सेम चीज है।
इसको एक और इसी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके एग्जांपल समझ सकते हैं हम लोग क्या, कि मान लो दो सेक्शन है, ठीक ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक, ए और बी। सेक्शन ए के अंदर क्या है कि मान लो कि 80 पर 90% बच्चे जो पास कर रहे हैं, ठीक है, इस साल, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि सेक्शन बी के अंदर क्या है कि सिर्फ 40% बच्चे पास किए, ठीक है। अब अगला एग्जाम जो हुआ, ठीक, अगला एग्जाम में मान लो 90 बच्चे पास हुए, तो यहाँ पे मान लो कि हुए थे पिछली बार, इस बार मान लिया जाए सिर्फ यहाँ पे पास होते हैं 95 बच्चे, ठीक है, क्लियर है। तो अगर इसको परसेंटेज में देखा जाए तो हार्डली कितना होगा, मतलब मान लो कि सिर्फ लगभग 5% मान लो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 40 बच्चे पास हुए थे, तो इस बार मान लो 80 बच्चे पास हुए यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा कि अप्रोक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100%, डबल हो गया ना, हाँ 100%, ठीक है। अब क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं, क्लास ए का जो रिजल्ट है बहुत ही पुअर है, लेकिन क्लास बी का देखो 100% ज्यादा बच्चे पास हुए इस बार, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि अभी भी वो तो कम ही है ना उसके कंपेयर में, तो ठीक है। इसलिए क्या होता है, रेट ऑफ ग्रोथ और रियल ग्रोथ में डिफरेंस होता है, ठीक है। इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है भले ही 7% हो, ठीक है, यूएसए का भले ही 2% हो या 1% हो, लेकिन यूएसए का जो इकोनॉमी है वो 30 ट्रिलियन डॉलर का है, और इंडिया का जो इकोनॉमी है वो कितना है, हार्डली 3 बिलियन डॉलर, 3 ट्रिलियन डॉलर का है, क्लियर है। तो जो ऑलरेडी जिसके पास कम है वो जरा पीछे दौड़ेगा ना। चलो आगे देखते फिर। तो इंडिया के अंदर देखते क्या क्या स्टेप लिया गया था ये करने के लिए, ठीक है। तो 7th 5 ईयर प्लान जो हमारा हुआ था, ठीक है, तो 5 ईयर प्लान जो था हमारा 7th वाला, ठीक है, 7th 5 ईयर प्लान जो था हमारा, उसके अंदर ये बताया गया था, उन्होंने क्या किया, 7th 5 ईयर प्लान के अंदर हमने इंपॉर्टेंस समझा ह्यूमन कैपिटल का, ठीक है, उसको डिफाइन किया, और ये बताया कि नहीं, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन कैपिटल जरा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम लोगों को एडुकेशन देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ये सब चीजें, ठीक, उतना याद नहीं करना है, नॉर्मली बस समझाने को। तो बाकी ये डेटा देखो, डेटा एनसीईआरटी बुक में कभी भी डेटा फोकस मत करना, बिकॉज ये सब जितना भी अपडेट बुक हो जाए डेटा हमेशा आउटडेटेड रहता है, देखो 2016-17 का, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बुक से क्या करना है ना, एनसीईआरटी के बुक से हमेशा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक। और डेटा के लिए क्या करना है, फिर सवाल आएगा, रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे, जिस ईयर में एग्जाम देना है उसका इकोनॉमिक सर्वे देखो, उसमें सब लेटेस्ट डेटा मिलेगा, तो वही यूजफुल होगा। नहीं 22 में देना है एग्जाम, जून में होगा ना एग्जाम है, ठीक है, 22 में जून में होगा, तो फरवरी में निकल जाता है तुम्हारा इकोनॉमिक सर्वे, अपना फरवरी में अपना कंप्लीट कर दो, फरवरी से लेकर मार्च तक, ठीक है। वो सब लास्ट टाइम का, जैसे मैं हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट चीज होता है हाईलाइट करके मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ वो कोई बात नहीं, हाईलाइट करके शेयर, वरना वो बहुत ज्यादा हो जाता है, 800 पेज का, 700-800 पेज का हो जाता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो अगर अगर ये पता नहीं हो क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो फिर खो जाओगे फिर वहां पर। मैं नोट्स नहीं देता हूँ किसी को भी अपना, मैं शेयर वो हाईलाइट, वो मेन जो कोर्स मटेरियल होता है ना, वही हाईलाइट करके दे देता हूँ, बिकॉज नोट्स लेके फायदा नहीं होता है किसी का भी। हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इसमें देता भी नहीं है, बिकॉज पता है कि नुकसान होगा, तो बच्चा वो ऐसा काम ही क्यों करना कि बच्चा आगे चल के मतलब आफ्टर सम ईयर वो आपको वो मतलब वो ब्लेम करे या फिर गाली दे, ठीक है, इन इन नॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। तो ऐसा करो कि बाद में उसको रियलाइज हो, तो मतलब क्या होता है कि इंसान को अपना जो एक तरह से क्रेडिबिलिटी बनाए रखना पड़ता है, ठीक है। तो वही बात है कि उसको भी बाद में, अभी भले ही उसको अजीब लगे कि नोट्स नहीं दे रहे भैया, लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि अरे हाँ अच्छा किया उन्होंने नहीं दिया था, ठीक। तो अब देखो, अब मान लो क्या है कि इंडिया का टारगेट क्या है कि हम लोग को वर्ल्ड का थर्ड, अब इंडिया जो स्पीड से बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या है कि अभी हम लोग लगभग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का, ठीक है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक। अब हमारा क्या है कि आने वाले 10 साल के अंदर हम लोग वर्ल्ड के तीसरे लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले, ठीक है, क्लियर। जीडीपी कब बढ़ेगा, जब हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, क्लियर। जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है ना, प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या कि हम लोग को 5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बनाना है, ठीक है। अभी 2.7 था, अभी घट के वो 2 हो गया है, बिकॉज ऑफ कोविड के कारण जो नुकसान हुआ, ठीक है। तो क्या होगा, हमको अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, क्लियर है। तो जीडीपी जीडीपी ऐसे ही होता है कि हर सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ, का मार्केट प्राइस, ठीक। वो पुराना वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया चीज, ठीक है। तो हमारा 2 बिलियन डॉलर से, सॉरी 2 ट्रिलियन डॉलर से 5 ट्रिलियन डॉलर तक कब कैसे पहुंचेगा, जब हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, क्लियर है। हमारी कंट्री का प्रोडक्टिविटी या जीडीपी इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज कब होगा, जब ज्यादा प्रोडक्टिव हम होंगे। ज्यादा प्रोडक्टिव कब होंगे, जब हमारे पास अच्छा स्किल्स होगा, हमारे लेवल के पास वो अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएगा मैक्सिमम, ठीक। अच्छा स्किल का अच्छा हेल्थ भी चाहिए, मतलब क्या, जब हम अपने लोगों को अच्छा हेल्थ और अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, तो हमारी कंट्री का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, फिर हमारा कंट्री डेवलप्ड और होगा, क्लियर ये चीज। तो वही सब चीज यहाँ दिया हुआ है, देख लें, इजी टू अंडरस्टैंड।
तो वही ह्यूमन, अल्टीमेटली मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला इसमें, क्या कि अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करना चाहते हैं, किसी इंसान को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर करना पड़ेगा, हेल्थ के ऊपर करना पड़ेगा, ट्रेनिंग के ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है, उसको अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के ऊपर करना पड़ेगा। ठीक, इंडिया के अंदर क्या होता है कि क्योंकि हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के अंदर देखा है हमने क्या कि जो हेल्थ और एजुकेशन जो होता है ना, वो क्या है तीनों टायर पे, मतलब जो गवर्नमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड कभी यूज मत करना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है ना, कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज नहीं किया, ठीक है, ये पॉलिटी का इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी फंसा भी सकता है, तो इस चीज को याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूज नहीं हुआ, यूनियन गवर्नमेंट यूज हुआ, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं नामो निशान नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यूनियन गवर्नमेंट यूज हुआ, ठीक। तो हमारा जो सिस्टम है कंट्री के अंदर क्या, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नीचे पंचायती और म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। ठीक, तो क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है ना कि मतलब हेल्थ और एजुकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इन तीनों के ऊपर है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी हेल्थ मिनिस्टर होता है, एजुकेशन मिनिस्टर होता है, स्टेट के अंदर भी क्या होता है, हेल्थ मिनिस्टर होता है, एजुकेशन मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो ये तीनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीनों का मिला जुला है, ये चीज इंश्योर करना कि लोगों को अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिले और अच्छा हेल्थ मिले। तो ये जो मैं बताया क्या कि मतलब इंडिया के अंदर क्या है, पब्लिक सेक्टर भी प्रोवाइड करवाता है, प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड करवाता है। तो और मैंने बताया ना कि दोनों सेक्टर प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ज्यादा वसूले ना, ठीक है, और प्लस बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो लोग भी अफोर्ड कर पाए, इसलिए जरूरी क्या है कि गवर्नमेंट क्या करे कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करे और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उसको प्रोवाइड करवाए। अगर मान लो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा तो क्या होगा कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अच्छा एजुकेशन उनको मिलेगा नहीं, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम मिलेगा नहीं, तो क्या होगा कि वो लोग का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा नहीं, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, पॉवर्टी रिड्यूस नहीं होगा, पॉवर्टी हमारा कंट्री में और इंक्रीज होगा। तो पॉवर्टी अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि सोशल अनरेस्ट बढ़ेगा। जैसे देखा था ना कोविड के टाइम में क्या था कि जॉब लॉस हुआ, तो इस टाइम क्या हुआ था, लोग मास्क पहन के यहाँ जाए तो वहाँ लूट रहे थे, उस दुकान को लूट ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि जॉब्स का कमी था, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रहा था, अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था। तो जब भी पॉवर्टी बढ़ेगा सोसाइटी के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉवर्टी बढ़ेगा, तो ये सब जो क्राइम्स वगैरह होता है ना तो ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब होगा उसके, ठीक है। तो इसलिए जरूरी क्या है गवर्नमेंट उन लोग को प्रोवाइड करवाए जिससे कि वो लोग भी कुछ प्रोडक्टिविटी काम कर पाए, और इन सब में जो पॉवर्टी रिड्यूस हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है, ये क्राइम है रिड्यूस, ये सब चीज के लिए इंश्योर करना पड़ेगा। और वैसे क्या है, वैसे भी क्या है, गवर्नमेंट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हमारे डीपीएसपी के अंदर की गवर्नमेंट लोगों को अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी और अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाए, उसको रेगुलेट करेगा ना उसको। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मतलब उनको बोला कि आप इतना नहीं बढ़ा सकते, और आपने बढ़ाया इतना लिमिट से, मतलब कमेटी फॉर्म करके बोल सकता है कि आपने किस बेसिस पे बढ़ाया, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर स्कूल जो होता है क्या बोलते हैं, लॉस हो रहा है, इसलिए भैया लॉस हो रहा है, आप बताओ कैसे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट रेगुलेट करके देखो, अल्टरनेटली लाइसेंस तो गवर्नमेंट ही दे रहा है ना उसको रन करने का। और दूसरा बात क्या है ना, गवर्नमेंट ने आगे आएगा, गवर्नमेंट ने और क्या स्टेप्स लिया, एक आरटीई एक्ट लाया था, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक। जैसे क्या है कि हमारे डीपीएसपी के अंदर दिया है ना कि ये मतलब डीपीएसपी में भी दिया है, और प्लस हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी दिया है क्या कि बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने डीपीएसपी के अंदर जो अपना रूल्स था ना उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लॉ बनाया था, तो लॉ बनाया था, एक्ट पास किया था 2009 के अंदर, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक। जिसके अंदर क्या था कि हर 6 साल से 14 साल तक के बच्चों का क्लास 10 तक का जो एजुकेशन होगा वो फ्री होगा, ठीक है। और प्लस गवर्नमेंट स्कूल में तो फ्री होगा, प्लस हर प्राइवेट स्कूल को 25% जो सीट्स है अपना, वो कंपलसरी है कि मार्जिनलाइज बच्चों को देना पड़ेगा। तो वो नहीं देते हैं वो बात अलग है, ठीक है, उनके ऊपर एक्शन नहीं होता है वो बात अलग है, लेकिन लॉ के अंदर है कि हर प्राइवेट स्कूल को अपना टोटल सीट्स का 25% जो होता है मार्जिनलाइज स्कूल को बच्चों को देना पड़ेगा। एक मूवी मूवी भी आया था हाल फिलहाल में रानी मुखर्जी का, शायद हिचकी नाम था उसका, ठीक है। वो भी इसी के स्टोरी के आसपास था। हालांकि नहीं देखा मैंने, देखा नहीं है मैंने, खाली ट्रेलर देखा था, ट्रेलर देख के मैं समझ गया था कि स्टोरी मतलब किस बेसिस पे बताया, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया वो हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो ये समझ में आया ना गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करेगा तो क्या होगा, बहुत सारा जो लोग है, ठीक है, वो उस सर्विस से को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक, अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि कंट्री का प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगा, तो कंट्री का भी डेवलप नहीं बन पाएगा, ठीक। तो वही बात है, मिनिस्ट्री दोनों लेवल पे हमारा है, हेल्थ मिनिस्ट्री भी है यूनियन गवर्नमेंट में, फिर स्टेट गवर्नमेंट में भी है, ठीक है। आजादी के बाद बहुत सारा हमारा पॉवर्टी कम हुआ है, ठीक, नंबर्स में, लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। पॉवर्टी लास्ट चैप्टर देख लेना कि पॉवर्टी का आखिर गेम क्या होता है, ठीक है, कैसे पॉवर्टी को कम ज्यादा कर सकते हैं बिना कुछ किए, पॉवर्टी लाइन को कम कर दो, ठीक। तो इसलिए क्या है, गवर्नमेंट को कॉस्ट इफेक्टिव कम रेट पे या फिर अफोर्डेबल रेट पे लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहिए, जिससे कि वो लोग अफोर्ड कर पाए और अपना मतलब प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए और खुद का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव कर पाए।
अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना खर्च करता है, ठीक है ना। तो मेनली क्या होता है, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना खर्च करता है ना, तो उसका लार्ज, अब देखो अब मैं ये बोलूं कि इंडिया के अंदर देखो, अगर मान लो कि 100 बच्चे, ठीक है ना, अगर वो 100 बच्चे क्लास 1 में एडमिशन करवाते हैं ना, ठीक है, क्लास 1 में अगर मान लो 100 बच्चे एडमिशन करवा रहे हैं क्लास 1 के अंदर, ठीक है, उनमें से पहुंचते हैं। बाकी जो बीच में क्या होता है, कुछ पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ ये रीजन के कारण, ठीक है, क्योंकि उनको कोई भी रीजन, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि हार्डली 24% ही बच्चे या 1/4 बच्चे ही अल्टीमेटली इंडिया में ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, गवर्नमेंट ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाला है ना, उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि हम लोग 2030 तक ये इंश्योर करना, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो 35% तक हो जाए। क्लियर है? तो मतलब क्या, बीच में जो हमारा ड्रॉप आउट रेट है बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? अब एक चीज और है, डेटा क्या है यहाँ का, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो खर्चा करता है ना एजुकेशन के ऊपर, उसका लार्ज अमाउंट कहाँ खर्चा होता है, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर, ठीक ना। मतलब क्या, जो टेक्निकल या हायर एजुकेशन होता है ना, हायर एजुकेशन के ऊपर बहुत ही कम खर्चा होता है, बहुत ही कम, ठीक है। और दूसरा चीज क्या होता है, ज्यादातर जो बजट का पैसा होता है एजुकेशन का, जो बजट का पैसा होता है वो ज्यादातर खर्च कहाँ होता है, प्राइमरी स्कूल में खर्च हो जाता है, ठीक, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ही, ज्यादा क्लास 8 तक ही खर्च हो जाता है, ठीक है। और उसमें भी क्या होता है कि एजुकेशन का नाम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ज्यादातर पैसा कहाँ जा रहा है, वो मिड डे मील में जा रहा है, ठीक है, देने में, ठीक है, वो टीचर लोग का पैसा देने में, ठीक है। लेकिन अपग्रेडेशन करने में या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में या इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए पैसा बहुत ही कम बच पा रहा है, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे ये बस ये समझना है कि ज्यादा जो पैसा, एक तो देखो ऑलरेडी कम पैसा मिल रहा है, ठीक है, जितना मिलना चाहिए उतना हम लोग पैसा नहीं दे पा रहे एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि बजट का भी एक लिमिटेशन होता है हम लोग का, उतना डेवलप कंट्री नहीं है हमारे पास ज्यादा पैसे हो, ठीक है। तो एक लिमिटेशन, ऑलरेडी पैसा कम मिल रहा है एजुकेशन को, और जो जो पैसा मिल भी रहा है उसमें भी क्या हो रहा है कि ज्यादातर जो पैसा है हमारा, ठीक है ना, वो कहाँ जा रहा है, हमारा प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी एजुकेशन में जा रहा है, ठीक है। अब क्या है कि अभी हाल ही फिलहाल में जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, उसके अंदर क्या था, बोला गया था कि हम लोग जीडीपी का 6% खर्च करेंगे, ठीक है। तो सब लोग बहुत खुश थे, सब लोग मतलब मीडिया में बहुत ज्यादा नाम वाले, गवर्नमेंट ने बोला है 6% करेंगे। अभी हार्डली जो होता है 4% के आसपास होता है, ठीक ना। एट प्रेजेंट जो एजुकेशन के ऊपर जो हमारा जीडीपी का जो टोटल होता है वो 4% खर्च होता है, ठीक, मतलब 4% ऑफ जीडीपी हम लोग खर्च करते हैं एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। इसको कब, वो हो गया, छोड़ दो, वो छोड़ दो, हो गया। या टीचर जो स्कूल में जा रहे हैं वो क्या पढ़ाते नहीं पढ़ा सबको पता है, और बच्चे क्या पढ़ाएंगे, जो बच्चे को बोला जा रहा है पढ़ाने के लिए उनको कितना पता होगा, वही क्या, वो छोड़ो, ठीक है। तो मेनली क्या है कि अभी क्या है, अभी एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो टोटल बजट का 4%, सॉरी बजट बोला, टोटल जीडीपी का 4% खर्च होता है हमारा एजुकेशन के ऊपर, 4% ऑफ जीडीपी जो होता है वो खर्च होता है हमारा एजुकेशन के ऊपर, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया है, ठीक, उसमें क्या बोला, हम 6% ऑफ जीडीपी खर्च करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे एजुकेशन पे खर्चा, ठीक है। ये चीज सुना होगा ना, पढ़ा होगा, नहीं देखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, देखो। तो मेनली क्या है कि ये क्या 6% पहला बार बोला गया, नहीं, तो इसमें खुशी होने की बात नहीं है, बिकॉज रीजन ये है रहा ना कि ये 6% जो बोला गया है कि हम 6% खर्च करेंगे जीडीपी का एडुकेशन के ऊपर, तो ये 6% का जो टारगेट है ना, ये कोई नया बात नहीं है, ठीक है ना। ये लगभग मोर देन 50 ईयर्स से जो गवर्नमेंट कमिटीज बना रहा है ना, तो हर कमिटी ने बोला कि आप 6% खर्च करो, 6% खर्च करो, 6% खर्च करो। तो ये कोई नया बात नहीं है या फिर ऐसा नहीं है, ठीक ना। हर कमिटी ने, हर गवर्नमेंट ने अपने टारगेट में बनाया था, यहाँ तक कि 1986 के अंदर जो हमारा पहला न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, उसमें भी ये बात कहा गया था कि हम लोग 6% ऑफ जीडीपी खर्च करेंगे, लेकिन खर्च हुआ नहीं। तो उसी बात को रिपीट करके 6% अभी बोला गया, तो ये कोई न्यू बात नहीं है कि फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं बोला गया, ठीक है। तो ये बात होता है हम लोग को और टीचर चाहिए और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाहिए, ये सब चाहिए, ठीक। उसके बाद जो डिफरेंस होता है क्वालिटी के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, उसको भी हमको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात है कि 6%, 55 ईयर्स, लगभग 50-60 साल से लोग बोल रहे हैं कि हम लोग वो कम करेंगे, 6% करेंगे, 6% करेंगे, 6% करेंगे, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या होता है कि अभी, हाँ जो बोला अभी 4% अप्रॉक्स है, तो अभी अप्रॉक्स 4.5% के आसपास गवर्नमेंट जीडीपी का खर्च करता है एजुकेशन पर, ठीक है। तो बाद में जो 2009 के अंदर एक्ट लाया था वो भी यहाँ पर लिखा है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट जो सेस वसूलता है, ठीक, अब ये मत पूछना सेस क्या होता है, ठीक है। सेस क्या होता है, जैसे मान लो कि टैक्स के ऊपर टैक्स, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम 100 रुपये टैक्स भर रहे हो, ठीक ना, तो उसके ऊपर मान लो सरचार्ज लगेगा, ठीक, सरचार्ज लगेगा।
फिर उसके ऊपर फिर तुम्हारा जो टोटल अमाउंट निकलेगा उसके ऊपर सेस लगेगा, ठीक। मतलब अभी बस इतना समझो, वो टैक्सेशन में समझ लेना क्या होता है कि सेस जो होता है एक टाइप का टैक्स होता है, टैक्स वसूलता है, ठीक है। एजुकेशन एंड हेल्थ सेस वसूलता है, लगभग 4% है ये, ठीक है। जो पैसा आता है वो भी फिर हेल्थ में खर्च करता है, ठीक है। इसे क्लियर हुआ सेस का मतलब? सेस आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए लेते हो, उससे जो पैसा आएगा आप उसी चीज पर खर्च कर पाओगे। तो गवर्नमेंट ने अगर एजुकेशन के ऊपर लिया तो एजुकेशन पर खर्च करना पड़ेगा उसको। क्लियर है यहाँ तक? तो इंडिया ने अभी तक क्या क्या अचीव किया है? तो अचीव ये किया क्या कि हमारा जो इंडिपेंडेंट हुआ था, जब हम आजाद हुए थे, तो उस समय कंट्री के अंदर हार्डली 16% लोग लिटरेट थे, ठीक है। उसमें भी क्या कि हार्डली 3% वुमेन ही लिटरेट थी। लेकिन अभी के टाइम में क्या, ये 16% अप्रॉक्स 80% के आसपास आ गया है। और ये जो 3% ऑफ वुमेन से लिटरेट थे उस टाइम में, ये अभी बढ़ के अप्रॉक्स 78%। है। तो एजुकेशन के फील्ड में हमने इतना काम किया कि मतलब भले ही अभी भी कमियां हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो एक टाइप से जो हमने जो अचीव किया, हमने ये किया कि 60% से हम लोग 80% पे आए हैं। और जहाँ तक बात है फीमेल के अंदर जो इनइक्वलिटी था एजुकेशन के ऊपर, उसको भी हमने बहुत कम किया है, ठीक है। तो डीपीएसपी के अंदर था, फिर हमने बाद में उसको वो निकाला कि मतलब डीपीएसपी को हमने एक्ट बनाया था 2009 के अंदर, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ऑलरेडी मैंने बता दिया। जेंडर इक्वलिटी जो था उसको रिड्यूस किया, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है उसके ऊपर। क्या होता है वुमेन, अब ऐसा कहा जाता है ना, देखो क्या होता है, एक कोट भी है, ठीक ना। क्या, एक शायद ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था क्या, एक जो आदमी होता है ना, अगर वो पढ़ता है ना, उसका पढ़ती है तो उसका फायदा पूरा फैमिली को मिलता है, ठीक। क्योंकि क्या होता है वुमेन कहीं ना कहीं क्या होता है, फ्यूचर जनरेशन का मतलब पूरा वो मोल्ड कर सकती है, उसको बना सकती है, ठीक ना। तो एक जो पढ़ी लिखी वुमेन होती है, घर के बच्चों, अपने फ्यूचर बच्चों को जो होगा, तो उसको अच्छे से एजुकेशन में खर्च करेगी, वैल्यू समझेगी एजुकेशन का, तो उनके एजुकेशन पर खर्च करेगी, ठीक है। वो सब चीजें, ठीक। वही चीज है यहाँ पे दिया गया कि वो अपना अच्छा डिसाइड कर पाएगी कि पढ़ी लिखी मैंने उसको पता होगा कि नहीं भैया क्या प्रॉब्लम होता है, क्या नहीं प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अपना एजुकेशन को अच्छे से मैनेज कर पाएगी, अपना फर्टिलिटी रेट, कब शादी करना चाहिए, कितने बच्चे करना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, सब उसको आइडिया होगा, क्या हेल्थ इश्यू हो सकता है, ठीक है, क्या होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो अच्छे से चीजों को डील कर पाएगी। तो बाद में वही बोला जाए कि हम लोग को और इम्प्रूव करना है, बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत लंबा जर्नी हम लोग को तय करना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे बात जो मैंने बोला ना पैरामिड का, या देखो क्या बोला, एजुकेशन का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो पैरामिड सिस्टम है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, मान लो 100 बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल में नाम लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, हार्डली 24 बच्चे ही पहुंच रहे हैं ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है। तो पैरामिड का स्ट्रक्चर बनेगा ना, ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है। समझ में आया ये लाइन का मतलब? ठीक है, तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखना रिवाइज को बुक पढ़ते टाइम। हाँ, तो वही एक बहुत सारी चीज़ हमने इंप्रूवमेंट किया है कंट्री के अंदर, बट अभी भी हमें बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि एजुकेशन पर आप खर्चा करो, ठीक से प्लानिंग करके खर्चा करो, ये सब चीज़ें, ठीक है। यही बात है कि एजुकेशन और हेल्थ का जो सोशल बेनिफिट होता है, हमने सब कुछ देखा, सोशल बेनिफिट देखा, इकोनॉमिक बेनिफिट देखा, ठीक है। इन सबको देखते हुए हम लोग को ये समझ में आ गया कि इसको खर्चा करने से क्या होता है कि हम लोग का कंट्री का अल्टीमेट डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए अगर इंडिया को, अगर को अपना इकोनॉमी इंप्रूव करना है, इकोनॉमी को डेवलप बनाना है, डेवलप कंट्री बनना है, तो हमें आज के प्रेजेंट टाइम के अंदर एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, स्किल्स के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा और लोगों को इम्पावर करना पड़ेगा, जिससे कि वो लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए। क्लियर है? तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर से लेकर कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं है? ठीक है, चलो फिर।